Good afternoon to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. So before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let's ask a more basic question. Why do organisms reproduce? एक्चुअली हमने जो लेसन 6 था लाइफ प्रोसेसेस उसमें हमने ये पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. अनलाइक जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं लाइक न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, कहने का मतलब यह है कि जो लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, these are the processes which are very essential to being alive, but reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है why do organisms reproduce. दूसरी तरफ if an individual organism is going to create more individual, a lots of its energy will be spent in this process. So why should an individual organism waste the energy on a process that is not necessary to stay alive? तो क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है. इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो, बट इट इज ऑब्वियस दैट we notice organisms because they reproduce. क्योंकि बात ये है कि जितने भी आप एक पर्टिकुलर काइंड की मान लो स्पीसीज आप देखते हैं, बहुत सारी, जैसे आप देखते हैं काउज हैं, टाइगर्स हैं, लायंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो आप नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज देख रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर आपको समझना है तो सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का एक ही ऑर्गेनिज्म है, नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो स्पीसीज है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी आफ्टर द डेथ ऑफ दैट स्पीसीज या दैट ऑर्गेनिज्म, दैट स्पीसीज विल नॉट एग्जिस्ट. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to a notice. जैसे हमने बताया, हमने एग्जांपल है लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग है, जैसे काउ है, पिग है, तो ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एक ही स्पीसीज से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं. सो हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? अब ये आप कैसे जानोगे कि जैसे मान लो आपने दो काउ देखी तो आपने ये कहा कि ये दोनों काऊ हैं, या आपने एक काऊ देखा, एक काऊ देखी, एक कैट देखी, तो आप कह रहे हैं कि ये एक काऊ है, ये एक कैट है. तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है? क्योंकि जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका जो स्केलेटन है वो डिफरेंट रहेगा. जैसे ह्यूमन का आप स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन देखेंगे तो आप बता देंगे कि ये ह्यूमन का है. तो किसी भी इंसान को आप देखते हैं और आप बता देते हैं कि ये ह्यूमन है, और किसी काऊ को देखते हैं तो आप बता देते हैं कि ये काऊ है, क्योंकि उनका एक जो ढांचा है वो एक जैसा रहता है, क्योंकि वो जो उनका लुक है वो एक दूसरे से सिमिलर रहता है. जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं जो उनके जैसे ही दिखते हैं. Thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. और रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके जो उनके जैसे दिखते हैं. अब यहाँ पे जो सेक्शन 8.1 आपसे बात कर रहा है कि डू द ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन एक जैसा होता है. अब बात यह है कि बॉडी डिजाइन एक जैसा है तो जो ब्लूप्रिंट्स है फॉर दिस डिजाइन दैट शुड बी सिमिलर. अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है जैसे खाका जो हो गया, कि जैसे हमने बताया कि मान लो आपको एक घर बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है और उसमें एक जैसे घर बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप एक घर का ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, और एक बार अगर आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया तो आप बताओगे कि सारा जो है इसी टाइप का रहेगा. तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि मान लो जैसे ये किसी भी एक स्पीसीज का ब्लूप्रिंट आपने देखा तो उस टाइप की जितनी भी स्पीसीज होंगी उनका जो ब्लूप्रिंट का डिजाइन है वो एक जैसा होगा.
तो रिप्रोडक्शन जो है दैट इज द मोस्ट बेसिक लेवल दैट इन्वॉल्व इन मेकिंग द कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। ये जो बॉडी डिजाइन होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उन बॉडी जो भी बॉडी डिजाइन हमने बताया कि उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, तो उस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनानी है। तो इस कॉपी बनाने में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? जो प्रोसेस ब्लूप्रिंट्स की कॉपी बनाने में इन्वॉल्व होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो डीएनए की फॉर्म में, और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे जो सेल है, सेल हमने क्या बताया कि जो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। मतलब जैसे घर जो है बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बहुत सारी सेल से बनी होती है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के वो एक मतलब उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सके, और ये किसकी फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए आपका सेल न्यूक्लियस के अंदर एक इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। यदि इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन आपके बनेंगे, और डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। मान लो जैसे ये जो केमिकल रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर भी, तो इसमें क्या है कि डीएनए कॉपी होते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी चेंज होती है, प्रोटीन बनते हैं। तो ये जो हमने बताया कि जैसे इंफॉर्मेशन आपकी चेंज हो गई और प्रोटीन जो डिफरेंट प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ, अगर जो डिफरेंट प्रोटीन के सिंथेसिस से ही आपका जो बॉडी डिजाइन है वो चेंज होता है। सो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसका बेसिक इवेंट क्या है? बेसिक इवेंट क्या है कि क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी का क्रिएशन करना ये है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक बेसिक इवेंट है। सो सेल जो है एक केमिकल रिएक्शन यूज करती हैं टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो ये जो टू कॉपीज ऑफ डीएनए होंगी इन रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब उनको सेपरेट करने के लिए क्या होगा? वन कॉपी ऑफ डीएनए है वो तो ओरिजिनल सेल में रखेंगे, तो दूसरी जो कॉपी बनेगी, मान लो ये जो एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और इसमें ये जो है आपके क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका इसने कॉपी किया, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये आप न्यूक्लियस समझिए और ये आपका क्रोमोसोम समझिए, और अभी जो है इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये आपका इस तरीके से एक और सेट बन जाता है। अब ये होगा क्या कि इसको जो है एक अलग सेल में जाना है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ओरिजिनल डीएनए है वो तो जो है सेल के अंदर रहे और दूसरे वाले को सीधा बाहर निकाल दे। ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो क्या है कि इसको एग्जिस्ट करने के लिए इसको पूरी सेल स्ट्रक्चर अपने जैसी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then डीएनए कॉपीज जो है वो सेपरेट होती हैं each with its own cellular apparatus। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो सेल थी इसमें हमारा डीएनए का कॉपी हुआ, लेकिन उसके बाद एक दूसरी सेल भी बनेगी और एक जो डीएनए की कॉपी है वो इस सेल के अंदर रह जाती है और दूसरी डीएनए की कॉपी जो है दूसरी सेल के अंदर जाएगी। लेकिन इनका क्या है कि हर एक डीएनए कॉपी को अपना एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर चाहिए, तभी जो है वो उसमें कॉपी उसमें एग्जिस्ट कर सकती है दूसरी सेल के अंदर, अदरवाइज वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक सेल है वो डिवाइड होके दो अलग सेल बनाती है। ये एक सेल थी पहले, इसके अंदर ये एक क्रोमोसोम था, उसके बाद जो है इसने दो क्रोमोसोम बनाए। कहने का मतलब ये है कि एक सेल आपकी दो सेल में डिवाइड हो जाती है। These two cells are of course similar। ये वैसे तो आपको देखेंगे कि बहुत हद तक ये सिमिलर होते हैं एंड बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। क्वेश्चन ये है कि क्या ये 100% बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि डीएनए ने कितनी सही कॉपी किया है। जो कॉपिंग रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन थी कॉपी करने की, वो कितनी एग्जैक्टली हुई है।
नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट होती है. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. हर टाइम कुछ ना कुछ वेरिएशन तो हो सकती है. As a result, the DNA copies generated will be similar तो होंगे but may not be identical to the original, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है. तो कुछ मतलब वो एक दूसरे के सिमिलर तो होंगे दो सेल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हो. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. कई बार तो मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, इतनी ज्यादा होती है कि जो डीएनए कॉपी हुआ है वो इसका जो ये वाला जो सेल स्ट्रक्चर है उसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. तो इस तरह की जो न्यू बोर्न सेल्स हैं दे विल सिंपली डाई. अगर हम और बात करें तो देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज that would not lead to such a drastic outcome. मतलब डीएनए जैसे इसे कॉपी किया तो इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका आउटकम आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा. तो इस तरीके से जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो सिमिलर होंगी लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग होंगे. सो ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है फॉर द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दिस इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अब ये जो वेरिएशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन की, तो जो पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट फिल द वेल डिफाइंड प्लेसेस और niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of the body design feature that allow the organisms to use that particular niche. कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने बताया कि जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर बॉडी स्केलेटन होता है और इस बॉडी स्केलेटन को मेंटेन रखने के लिए, जैसे हमने कहा कि मान लो ये एक ह्यूमन है और इसमें जब हम एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस देखते हैं तो हम बताते हैं कि ऑल दीज आर ह्यूमन बीइंग. सिमिलरली यदि आप एक ग्रुप ऑफ काउस देखते हो आप बोलते हो कि ऑल दीज आर काउस, और अगर आप देखते हैं पिग तो आप बोलेंगे ऑल दीज आर पिग्स. तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ब्लूप्रिंट होता है, डिफरेंट खाका जो होता है, तो उसको मतलब वो कैसे मतलब उसका नंबर बढ़ेगा, तो वो नंबर बढ़ता है उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो ब्लूप्रिंट है उसका डीएनए कॉपी होने से. तो ये जो कंसिस्टेंसी है जिसमें डीएनए कॉपी हो रहा है, हमने बताया डीएनए कॉपी हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर. जैसे हमने बताया ना कि एक मान लो एक स्पीसीज है, किसी भी स्पीसीज का एक ऑर्गेनिज्म है और वो अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसकी डीएनए कॉपी नहीं होती है, तो जब ये ऑर्गेनिज्म इसकी डेथ होगी तो इसके डेथ के बाद और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे क्योंकि उसका डीएनए कॉपी हुआ ही नहीं, उसका ब्लूप्रिंट कॉपी हुआ ही नहीं, तो वो स्पीसीज जो है खत्म हो जाती है. तो किसी भी स्पीसीज को बचाने के लिए, किसी भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट for the maintenance of the body design feature that allow the organism to use that particular niche in an ecosystem. So reproduction is therefore linked to the stability of the population of the species. अब आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट है. However, जो niches हैं या places हैं they can change because of the regions beyond the control of the organisms. जो हम ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या रीजन होते हैं कि आपके जो प्लेसेस हैं इकोसिस्टम वो कैसे चेंज हो सकते हैं. जैसे टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, जो वाटर लेवल है दैट कैन वेरी, और देयर कुड बी मीटियोराइट हिट्स, मतलब जो मीटियोराइट्स हैं दे कैन हिट द अर्थ. टू थिंक ए फ्यू एग्जांपल्स, मतलब ऐसे देयर आर सम रीजंस that can change if a population of the reproducing organisms were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out. यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, किसी भी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के, और वो भी हम बात कर रहे हैं रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो मान के चल रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन बहुत हाई है, लेकिन मान लीजिए कि किसी ड्रास्टिकली किसी मतलब किसी नेचुरल
किसी नेचुरल डिसास्टर से ये मान लो वो जो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि ये जो नीच है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो, वहां पे जो जितनी भी उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट हो सकती है, उस स्पीसीज का अस्तित्व खत्म हो सकता है। However, if some variations were to be present in a few individual in these population, there would be some chance for them to survive. अब इसको अगर हम छोटे से समझें तो मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में, या हम यूं कहें कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेट वाटर की कंडीशन है, उसमें कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो जीवित रह सकती है। लेकिन मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल कंडीशन है, तो ग्लोबल वार्मिंग से वाटर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे, लेकिन कुछ उस ऐसे वेरिएंट भी होंगे जो कि हीट रेजिस्टेंट होंगे, और जो हीट रेजिस्टेंट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे और फर्दर ग्रो कर जाएंगे। तो इसलिए हमने समझा कि जो वेरिएशन है वो किसी स्पीसीज का ओवर द टाइम सर्वाइव करने के लिए यूजफुल है। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। सो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कोपिंग इन रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे पूछा है, तो हमने बताया ना कि डीएनए कोपिंग से ही किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी मिलती है। तो टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, या हम यूं कहें कि DNA coping in reproduction is important to provide the stability of particular organism of the particular species. अब क्वेश्चन 2 आपसे पूछा है, why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual। ये देखिए वेरिएशन जो है बेनिफिशियल इसलिए है कि हमने पढ़ा है ना कि ओवर द टाइम स्पीसीज के सर्वाइवल करने के लिए, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है ओवर द टाइम सर्वाइव करके, इसलिए वेरिएशन जो है वो बेनिफिशियल है। लेकिन नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल, ये बोला नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो नहीं होगा तो कोई भी स्पीसीज जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस इज नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। लेकिन किसी भी स्पीसीज का ओवर द टाइम अगर सर्वाइवल रहना है, सर्वाइव किसी भी स्पीसीज को करना है, देन वेरिएशन इज बेनिफिशियल। तो ये वीडियो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।